नमस्कार। राम राम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है द चिन्मय बर्वे टॉक शो, जहां हम राजनीति से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करते हैं और आसान भाषा में उनको समझाया जाता है। तो सबसे पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जैसा हमारा चैनल अभी नया है तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो आखिरी तक देखें। और आपको जो भी सुझाव देने कमेंट में अवश्य दें। हम अपने बात करने में, अपने बोलने में, हमें अपनी जानकारी में क्या सुधार लाना चाहिए वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जैसा मार्गदर्शन देंगे हम आगे वैसा ही करेंगे। तो आते हैं आज के विषय पे। आज का विषय है उपचुनाव। कौन से उपचुनाव? जो अभी आज से 4-5 दिन पहले हुए, जिसके रिजल्ट 4-5 दिन पहले आए। इसमें 3 जगह उपचुनाव हुए, मध्य प्रदेश के दतिया में, बिहार के बांकीपुर में और गुजरात के माजलपुर में। ये 3 सीटें अलग अलग कारणों से खाली हुई थी। बांकीपुर की सीट खाली हुई थी क्योंकि नितिन नबीन, जो अभी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो पहले वहाँ से विधायक थे। उन्हें वहाँ से विधायक चुने जाने के बाद अध्यक्ष बनाया गया और राज्यसभा भेजा गया, इसलिए वो सीट खाली हुई। उसके बाद मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस की सीट थी और कांग्रेस के जो वहाँ से विधायक थे उनको सज़ा हुई। राजेंद्र भारती उनका नाम था, उनको सज़ा हो गई। और गुजरात के माजलपुर में जो बीजेपी के वरिष्ठ विधायक थे योगेश पटेल, उनका निधन हो गया, तो इसलिए तीसरी सीट वहाँ खाली हुई। और इन तीनों सीटों पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव होने के बाद इनके रिजल्ट आए। वैसे तो उपचुनावों में इतनी चर्चा होती नहीं है, लेकिन इन चुनावों में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी चर्चा हो रही है। इनमें से जो 3 सीटें हैं, या ये जो 3 सीटें, इनमें से 2 सीटों पर तो बीजेपी हार गई, सिर्फ गुजरात में जीती। गुजरात के माजलपुर में बीजेपी ने ज़बरदस्त लीड बना के रखी और 30,000 से ज़्यादा वोटों से जीती। लेकिन बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी हार गई। चर्चा दतिया की भी उतनी नहीं हो रही, माजलपुर की भी इतनी नहीं हो रही, लेकिन चर्चा हो रही है बांकीपुर की। जी हाँ, जहाँ पे जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को 19,000 वोटों से हराया है। 19,000 वोटों से हराया। और इस सीट की चर्चा इतनी ज़्यादा हो रही क्योंकि ये बीजेपी के लिए बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न था। आप सोचिए, 30 साल से बीजेपी का गढ़ रही है वो सीट। यहाँ बीजेपी कभी नहीं हारी पिछले 30 साल में। भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष नितिन नबीन की सीट है वो, जो उन्होंने छोड़ी है, तो वो भी एक प्रेस्टीज पॉइंट है। तीसरी बात, भाजपा के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद इस जगह से सांसद हैं और भाजपा ने बहुत दम लगाया, लेकिन वो हार गई क्योंकि सामने भी जो उम्मीदवार थे वो हल्के फुल्के नहीं थे, प्रशांत किशोर थे। और प्रशांत किशोर इस पूरे चुनाव में बीजेपी पे कोई हमला करते नजर नहीं आए। वो हमला कर रहे थे वहाँ के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पे, जो अभी भी नीतीश कुमार को रिप्लेस करके वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो इस हार के पीछे कुछ बड़े कारण बताए जा रहे हैं, क्योंकि वो सीट कोई बीजेपी के लिए डिफ़िकल्ट सीट नहीं थी। बीजेपी इस सीट पे ना करके 25,000 की लीड तो मान के चल रही थी कि 25,000 के वोटों की लीड कहीं भी नहीं गई, क्योंकि जो बिहार चुनाव हुए आज से 1 साल पहले, उसमें भाजपा 50,000 वोटों की लीड से जीती है। तो बीजेपी इस बात को मान के चल रही थी कि नहीं, जो भी हो 25,000 की लीड तो कहीं भी नहीं गई। लेकिन वहाँ असल में 19,000 वोटों से बीजेपी की करारी हार हुई। इसके 3 प्रमुख कारण माने जाते हैं। एक तो सबसे पहला कारण ये कि बीजेपी को एन वक्त पे अपना कैंडिडेट बदलना पड़ा। सबसे पहले टिकट दिया गया था अभिषेक कुमार सिन्हा को और उन्हें एन नामांकन से पहले हटाना पड़ा, उनका नाम वापस लेना पड़ा पार्टी को। उसके कुछ कारण थे, परिवार से जुड़े हुए कारण थे। अब परिवार से जुड़े हुए कारण क्या हो सकते हैं? जब इसका बैकग्राउंड मैंने चेक किया तो उसमें यही था कि अभिषेक कुमार सिन्हा के जो पेरेंट्स हैं, उन पर चारा घोटाले में
कुछ मामला चल रहा था और संभवतः उसमें वो आरोपी की कैटेगरी में आते हैं, और शायद कुछ लोग ये कहते हैं कि उसमें उनको सज़ा भी हुई है। मेरे पास उन तथ्यों की अभी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं बोल नहीं सकता सज़ा हुई है कि नहीं, लेकिन इसी वजह से उनका नाम वापस लिया और ताबड़तोड़ नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया गया और उन्हें आगे किया गया। और इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है, एक कारण और ये बना कि यूजीसी के नोटिफिकेशन के बाद से ये एक ऐसा चुनाव था जिसमें इस सीट पे सवर्ण बहुत मजबूत थे, 35% सवर्ण है इस सीट पे, और भाजपा को सवर्णों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। ये जो रिजल्ट आया है, क्योंकि सवर्ण हमेशा से बीजेपी के पक्के वाले वोटर रहे हैं, चाहे 2 सीट हो बीजेपी की या 303 हो, सवर्ण हमेशा भाजपा के साथ खड़े होते हैं। लेकिन इस बार यूजीसी नोटिफिकेशन के कारण सवर्ण बहुत नाराज थे। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण ये था कि बीजेपी के लोकल ग्राउंड के कार्यकर्ता, जो बेसिकली वोटर को घर से निकाल के बूथ तक ले जाने का काम करते हैं, वो नाराज थे। उन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को उनकी औकात बता दी। ये बता दिया कि इस तरह से निर्णय थोप करके नहीं चलेगा। सिर्फ चुनाव के समय जमीन के कार्यकर्ता की याद आए और जब निर्णय लेने की बात हो तो आप उनसे बात न करें। ऐसा कहा जाता है कि ये जो दोनों ही उम्मीदवार थे, ये कार्यकर्ताओं पे थोपे गए थे। इसीलिए जो बीजेपी का ग्राउंड लेवल का वर्कर था, जो बूथ मैनेजमेंट में माहिर था, वो बाहर ही नहीं निकला अपने वोटर को बाहर लाने के लिए, और इसीलिए वो वोटर प्रशांत किशोर की ओर चला गया। और इस बार के चुनावों में बीजेपी ने एक गलती और की, वो ये भूल गए कि इस बार सामने प्रशांत किशोर जैसा पढ़ा लिखा और साफ छवि वाला नेता था। हर बार तो बिहार में क्या होता है कि बीजेपी के लिए एक शब्द बहुत फायदा करने वाला होता है, वो होता है जंगल राज। जहां भी उनको चुनाव लड़ना होता है, वो वोटरों को जाकर ये बोलते हैं कि लालू यादव का जंगल राज आ जाएगा अगर हम हारे तो निश्चित रूप से जनता तो नहीं चाहती, जो सभ्य जनता है, जो शांतिप्रिय जनता है, जो विकास चाहती, वो ये नहीं चाहती कि लालू यादव जैसा ज़माना आ जाए जंगल राज वाला। तो उसमें बीजेपी को हमेशा एक लीड मिलती रही। लेकिन इस बार तो वो बोल नहीं सकते थे, क्योंकि प्रशांत किशोर का तो अभी तक कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री है नहीं बिहार में। और दूसरा ये कि प्रशांत किशोर जिन मुद्दों को लेकर के बात कर रहे थे, वो बहुत ज़मीनी मुद्दे थे। वो मुद्दे थे औद्योगिकरण के, वो मुद्दे थे विकास के, वो मुद्दे थे एजुकेशन, रोजगार और पलायन से जुड़े हुए। और इस पूरे प्रचार में ये देखा गया कि प्रशांत किशोर ने एक बार भी बीजेपी पे कोई ऐसा सीरियस हमला नहीं किया, ना ही उन्होंने नरेंद्र मोदी पे कोई हमला किया। वो हमला करते थे सम्राट चौधरी पे, क्योंकि सम्राट चौधरी की शिक्षा को लेकर वो हमेशा मखौल उड़ाया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट चौधरी बहुत अधिक शिक्षित नहीं है, उन्होंने 10वीं और 12वीं को स्किप करके कोई प्री डॉक्टरेट एक छोटा सा कोर्स होता है वो किया हुआ है। और प्रशांत किशोर जनता के बीच में ये मैसेज देते थे नरेंद्र मोदी को एड्रेस करते हुए कि हमको आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने ये जो कैंडिडेट यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाया ये सही नहीं है, हमें अच्छा मुख्यमंत्री आप दीजिए, क्योंकि राज तो बीजेपी को ही करना है। भले ही प्रशांत किशोर ये सीट जीत गए तो क्या हुआ, लेकिन वो नरेंद्र मोदी को एड्रेस करते हुए ये कहते थे कि मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमको मुख्यमंत्री तो अच्छा ला कर के दीजिए। तो जब ये मुकाबला हुआ रोजगार, पलायन, औद्योगिकरण के मुद्दे पर और सम्राट चौधरी के लायकी पर सवाल उठाते हुए, तो जो सवर्ण वोट था, जो नाराज था बीजेपी से कुछ मामलों को लेकर, वो उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ चला गया, या यूं कह दें कि प्रशांत किशोर के पक्ष में गया। उसको बीजेपी के खिलाफ जाना भी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे प्रशांत किशोर जैसे कैंडिडेट के पक्ष में गया। लेकिन इसमें जो कुछ लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बीजेपी का तो डूबने का समय आ गया है और ये तो बहुत बुरा टाइम आ गया है, अब तो बीजेपी ख़त्म होने वाली है, बांकीपुर हार गए, अब बहुत जल्दी नरेंद्र मोदी की भी कुर्सी चली जाएगी। देखिए, उपचुनाव में और नॉर्मल चुनाव में यही अंतर होता है कि जब वोटर वोट देने जाता है ना, तो वो ये भी देखता है कि सत्ता किसके हाथ में जा रही है। तो इस उपचुनाव से सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ना था, इस उपचुनाव में सिर्फ लोकल विधायक बदलने वाला था।
तो अगर किसी को ये लगता है कि इससे बहुत बड़ा राजनीति में उठापटक हो जाएगी, वो नहीं होगा। हाँ, एक मैसेजिंग ज़रूर मिली है इस मामले में कि जन स्वराज पार्टी जैसा एक विकल्प बिहार की जनता को मिल गया है। तो अब मुकाबला बीजेपी वर्सेस लालू यादव की पार्टी के बीच नहीं होगा, अब मुकाबला बीजेपी वर्सेस जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर के बीच होगा। जन स्वराज पार्टी जिसकी पुरानी छवि जैसा कुछ नहीं, कोरी स्लेट की तरह है, तो उसको वो जंगल राज वगैरह बोल के और साइडलाइन भी नहीं कर सकते। उसके खिलाफ जनता में कोई नाराज़गी नहीं है, अभी जनता ने एक भी मौका नहीं दिया। तो ये कुछ बातें हैं जो इस चुनाव में मेन फैक्टर रही। लेकिन बीजेपी का एक सौभाग्य है, या यूँ कहे कि सौभाग्य भी है और एक अच्छी बात, एक तो सौभाग्य ये कि जो गड़बड़ होनी हुई है वो उपचुनाव में हो गई। आपको याद होगा इससे पहले गोरखपुर में भी उपचुनाव हुए थे जहाँ पे बीजेपी हार गई, और उसके बाद 2017 के बहुत बड़े चुनाव हुए जिसमें बीजेपी जीती, 22 में भी बीजेपी जीती। तो उपचुनाव में एक सेटबैक मिलता है और उससे लेसन सीख करके बीजेपी कोर्स करेक्शन कर लेती है। अब देखते हैं इस चुनाव के बाद क्या कोर्स करेक्शन करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े राज्यों के चुनाव है, उत्तर प्रदेश है, गोवा है, गुजरात है, पंजाब है और मणिपुर भी है संभवतः, और बहुत जल्दी है, 6 महीने के अंदर है। आई होप बीजेपी इसमें इम्प्रूवमेंट करे, बिहार सरकार अपने काम करने के तरीके में इम्प्रूवमेंट करे। लेकिन मुझे इसमें एक चीज़ जो लगती है वो ये है कि सम्राट चौधरी की कुर्सी पे खतरा है। सेंट्रल लीडरशिप सम्राट चौधरी के का कोई दूसरा ऑप्शन सोच सकती है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आज के लिए इतना ही। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।